बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियां पैदा करे और हमें आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। आज के प्रोग्राम का आगाज़ कर लेते हैं और आगाज़ में जैसे कि मैंने कहा कि अल्लाह ताला हम सबको दूसरों के लिए भी आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए, तो थोड़ा सा दिल बड़ा करने की ज़रूरत होती है। जो चीज़ आप अपने लिए सोचते हैं, जो अच्छी चीज़ें, अच्छी प्लानिंग आप अपने लिए करते हैं, अगर आप दूसरों के लिए भी अच्छा सोचना शुरू कर दें तो यकीन मानिए आपके साथ खुद ब खुद सब कुछ अच्छा होना शुरू हो जाता है। तो शो के आगाज़ में कुछ हम जिक्र कर लेते हैं। आज सुबह जिस तरह से शहर में धुंध है, मतलब बहुत शदीद धुंध है और मौसम की हमने सूरत हाल देखी कि एकदम से धूप हो गई थी और सर्दी वाला वो जो मौसम था लाहौर ये भूल चुके थे, लेकिन धुंध की शिद्दत आज हर जगह। तो वो लोग जो कि अपने ऑफिस जा रहे हैं, स्कूल्स खुल गए हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, तो ड्राइव बहुत ज़्यादा एहतियात से कीजिए, क्योंकि आज जब मैं खुद सुबह ऑफिस आ रही थी तो बिल्कुल भी जो है वो हद्दे निगाह इस कदर जो थी वो कम थी कि बहुत ज़्यादा एहतियात से ड्राइविंग करनी पड़ी। तो इसी तरह मोटरवे भी अभी ट्रैफिक के लिए बंद है। अपडेट आगे चल के शो में आपको करते रहेंगे मोटरवे कब खुलती है और इसके साथ साथ शहर में मौसम की सूरत हाल भी क्या है ये बताएंगे। कुछ शहर की सूरत हाल भी हम डिस्कस करते हैं। बिजली एक बार फिर से महंगी हुई है और इसके साथ साथ एक बड़ा मसला शहर का वो ये है जी, शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स, जो कि हम बारहा जिक्र कर रहे हैं। बागों का शहर जिसे कहा जाता था, आलूदा तरीन शहरों में शामिल हो चुका है। तो ये हमारी आज की खबरें होंगी जिनको हमने डिटेल में डिस्कस करना है। बढ़ते हैं आज की टॉप स्टोरीज की तरफ। लीड स्टोरी है जी, अवाम को संभलने से पहले ही दूसरा झटका। बिजली 1.36 यूनिट मजीद महंगी कर दी गई है। स्मॉग ने शहर को लपेट में ले लिया, सांस और आंखों के अमराज बढ़ने का खदशा। दाल, चना और काले चने 20 रुपए किलो महंगे, चीनी 92 रुपए तक पहुंच गई, सब्जियों के मुंह मांगे दाम। और एक्साइज के दफ्तर से 34 नई गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन स्मार्ट कार्ड गायब। जी, तो अक्सर हमने मिसाल ये सुन रखी है कि इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में, लेकिन एक्साइज के दफ्तर से कार्ड कैसे गायब हुए, आगे चलकर हमने इस पे बात करनी है। आज की टॉप स्टोरीज को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर इरफान मलिक मौजूद हैं, उन्हें खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम इरफान। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है आपका? ठीक ठाक, आप सुनाएं? बिल्कुल ठीक ठाक। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान आपके वक्त के लिए। आज की पहली खबर की तरफ हमने बढ़ना है और इससे पहले कि हम पहली खबर शामिल करें, धुंध आज बहुत ज्यादा थी, वो जो कहते हैं ना धुंध अंधा धुंध, वो वाली थी। ऐसे ही है, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। और अभी उम्मीद नहीं की जा रही थी कि, क्योंकि आप देखें जितनी धूप हो गई थी और दिन के वक्त जो है वो गर्मी फील होती थी आपको, तो उसके बाद अब अचानक जो है दोबारा धुंध आई और इसके साथ साथ जो सर्दी है उसकी शिद्दत में भी इजाफा हो रहा है। अभी हम ट्रैवल करके जब मैं ऑफिस आ रहा था तो सड़कों के ऊपर बहुत शदीद धुंध थी और ऐसे ही लग रहा था कि जैसे वापस सर्दियाँ जो है वो दोबारा आ चुकी हैं और उससे जो है वो एक अच्छा भी फील हो रहा था। और उसके साथ साथ धुंध के जो इफ़ेक्ट्स हैं वो भी आपको पता है कि उससे हादसात भी होते हैं। मुझे ये बताएं कि जब मौसम ऐसा होता है तो आप टाइम का मार्जिन रख के निकलते हैं कि टाइम पे ऑफिस पहुंचना है और एहतियात से ड्राइविंग भी करनी है? बिल्कुल, प्लानिंग चेंज हो जाती है ना बिल्कुल, टाइम पे बिल्कुल। आज जब मैं सुबह उठा तो मैंने ये देखा कि धुंध है, तो उसके बाद मैंने ये प्लान किया था कि ऑफिस जाने से जो है वो 15 मिनट का मार्जिन रख के जाएंगे और इसी वजह से शायद मैं टाइम पे पहुंच भी गया। अगर उसी हालत में रहता कि मैं अपने वक्त के मुताबिक निकलता तो शायद आज ऑफिस लेट होता। तो आप जब भी धुंध हो तो शहरी जो हैं ओवर स्पीड की बजाय ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि आप टाइम को मैनेज करें। वो कहते हैं ना कि देर से पहुंचना ना जाने से बेहतर है, लेकिन उसके साथ साथ देर से पहुंचने से बचने के लिए आप थोड़ा सा वक्त से पहले भी निकल आएँ तो ज़्यादा बेहतर होता है। कि क्योंकि धुंध है, हर शख्स जो है वो उस स्पीड के साथ जो है वो ड्राइव नहीं कर रहा। मोटरसाइकिल सवार जो हैं या गाड़ियों में जो सवार हैं वो अपनी लिमिट जो है उससे कम रफ्तार के ऊपर चल रहे हैं, क्योंकि धुंध है, धुंध में इतनी हद निगाह जो है वो क्लियर नहीं है और उसी की वजह से स्पीड भी स्लो होती है। अगर आप टाइम पे निकलेंगे तो आप टाइम पे पहुंचेंगे। अब आपने ये स्टेटमेंट तो दे दी है, आमिर भाई देख रहे हैं, अगर आप जिस दिन लेट हुए आमिर भाई ने आपको पकड़ लेना है और कहना है कि आज आप टाइम पे क्यों नहीं पहुंचे। खैर, ये सब चीज़ें डिस्कस करने का मकसद ही होता है कि कहीं ना कहीं आप लोगों को ये बताया जाए कि इस तरह के मौसम में सिर्फ और सिर्फ आपने एहतियात से ड्राइविंग करनी होती है। तो अगर आप टाइम का मार्जिन रख के निकलेंगे तो आप बहुत ही महफूज तरीके से अपनी मंजिल तक पहुँच जाएंगे। आज की पहली खबर हमारे पास है, अवाम को संभल
संभलने से पहले ही दूसरा झटका। हैरान कुन बात यह है कि कल भी हमने ये खबर डिस्कस की कि बिजली की कीमत में इजाफा, और कुछ ही देर बाद एक बार फिर से हमारे सामने खबर ये आ गई कि बिजली की कीमत में इजाफा कर दिया गया। मेरे ख्याल से और कोई काम नहीं है। अना देखें, इसमें आपको जो है वो नाकस प्लानिंग जो है वो इसमें वाज़ेह तौर पे नज़र आती है कि एक तरफ आप एक दिन पहले जो है वो बिजली के यूनिट बढ़ा रहे हैं, उसके बाद आप दूसरी दफ़ा बढ़ा रहे हैं, एक दिन का मार्जिन भी नहीं दे रहे। पहले तो होता था कि एक माह बाद जो है वो बिजली के नर्क जो बढ़ाए जाते थे, कभी फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में, कभी आपके बेसिक टैरिफ के अंदर फ़र्क डाल दिया जाता था। अब देखिए इसमें ₹2.36 जो ओवरऑल अब तक जो है वो बिजली महंगी हो चुकी है बेसिक टैरिफ में। बेसिक टैरिफ का मतलब है कि अगर आपके पास कोई 300 की स्लॉट में है, जैसे इसकी स्लैब्स बनाई गई हैं 300, 600, 800, 900 और उसके बाद 1200 या 2000 से ऊपर, ये जो स्लैब्स हैं इन तमाम अफराद को जो है वो असर पड़ेगा। यानी कि घरेलू सारिफ, उसके साथ साथ सनती सारिफ, ये तमाम जो सारिफ हैं इसमें इसको फ़र्क पड़ा है और इससे इस हद तक फ़र्क पड़ेगा कि आपकी घरेलू जो आपकी मुकामी सनतें हैं उसमें अगर बिजली के टैरिफ जो है उसके अंदर फ़र्क पड़ेगा तो वो डेफिनेटली आपको जो चीज़ें बना कर देंगे वो भी महंगी देंगे। ये महंगाई जो है ये एक सीक्वेंस के साथ चलेगी। जब तेल महंगा होगा उसके बाद जब तेल से बिजली बनती है, बिजली महंगी होगी, बिजली महंगी होगी तो आपकी सनतें जो चीज़ें प्रोडक्ट बना रही हैं वो महंगी होंगी। उसके साथ साथ जो लोग उसको ख़रीदेंगे वो जब ज़्यादा पैसे देंगे उनके ऊपर जो है वो बजट जो फ़र्क पड़ेगा। अब सिर्फ ये नहीं है कि आप जो बिजली जो है वो उसके बिल जो है उससे फ़र्क पड़ेगा, इससे पूरा एक सर्कल चलेगा। जैसे आप डेली बेसिस के ऊपर बात करते हैं कि कभी दालें महंगी होगी है, कभी कोई चीज़ महंगी होगी है, कोई ऐसी चीज़ नहीं रहेगी जिसने महंगाई उसमें के ऊपर असर ना किया हो। हर चीज़ के रेट बढ़े और ये वही हम जो बात कर रहे हैं सर्कल है। जब फ्यूल महंगा होगा बिजली महंगी होगी, बिजली महंगी होगी सनतकार जो है वो अपनी प्रोडक्ट महंगी करेगा। अब जो आम सारिफ है उसके ऊपर डायरेक्टली जहां पे बिजली के बिल का बिल्कुल बिजली के बिल का असर पड़ेगा। दूसरा उसके पास उसका जो बजट है उसका जो बनाया उसने कि मैंने इसमें ग्रॉसरी लेनी है, मैंने इसमें अपनी क्रॉकरी खरीदनी है, मैंने अपने घर के अखराजात पूरे करने हैं, वो तमाम चीज़ें उसके ऊपर इफेक्ट करेंगी। हम बार बार आम सारिफ की बात करते हैं, अगर सिर्फ हम लोग अपनी मिसाल देखें, अपने घरों को ही देखें तो किस कदर बजट मुतासर हुआ इस महंगाई की वजह से। आपको बिजली के बिल ज़्यादा आ रहे हैं, आप पेट्रोल महंगा हो रहा है, बजट आपका मुतासर हो रहा है, आपको ग्रॉसरी महंगी हर महीने करनी पड़ रही है। तो ये चीज़ें लोगों का जो लाइफ स्टैंडर्ड है वो बेहतर करने के बजाय नीचे से नीचे जाते जा रहे हैं। बिल्कुल। और उसके साथ देखिए आपने हुकूमत की तरफ से जो 16 रुपये एक आम आदमी की तनख्वाह के अंदर इजाफा किया गया था, तो ये इजाफा और अगर ये जो जिस तरह महंगाई की जा रही है इन चीज़ों को आप देखिए तो ये कुछ भी नहीं है। ये तो उसके साथ मजाक है कि आपके 16 रुपये आपकी माहाना इनकम के अंदर बढ़ा दिए गए। दूसरी तरफ आप देखें कि जो अगर आप ये इस गवर्नमेंट के 3 साल देखें, इसके अंदर आप जहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, जिस तरह आपकी सैलरीज हैं, जिस तरह आपके अखराजात बढ़ रहे हैं, उसमें आप देखिए आप 10 साल पीछे चले गए हैं इन सब चीज़ों में। हर चीज़ महंगी हो गई, आपके जो जरिया आमदन है उसके अंदर इजाफा नहीं हुआ। उसके साथ साथ जो लोग कारोबारी सनतें आपकी तबाह हुई, लोगों ने अपने कारोबार वाइंड अप किए, लोग बेरोजगार हुए, उसका भी अल्टरनेट लोगों को कुछ नहीं मिला। उसका भी अल्टरनेट कुछ नहीं मिलना। अब जहाँ पे बेरोजगारी होगी वहाँ पे आप देखें कि जो लोग उजरत के ऊपर अगर किसी को 1000 रुपये के ऊपर जो है वो पर डे के हिसाब से उसको अपने पास उसके मुलाजमत के लिए रख रहे थे, जब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो वही लोग जो हैं वो आपके पास 600-700 रुपये पे भी काम करने के लिए तैयार होंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो इसी वजह से ये पूरा एक सर्कल जो है वो सर्कल तबाह होता है। और ये सर्कल जब तबाही की तरफ जाता है तो होता क्या है कि जिस तरह से हमारे शहर में जराइम की सूरत हाल है, ये बिगाड़, माशरती बिगाड़ जो है इसकी जड़ यही चीज़ें हैं कि जब आपको 2 वक्त की रोटी भी खाने को नहीं मिलेगी तो माशरा बिगाड़ की तरफ जाएगा, चोरी डकैती की वारदातें आम होंगी और इरफान ये हो भी रहा है। मुझे ये बताएं, लाहौर चैम्बर ने अब ये कहा है कि वज़ीर आज़म साहब को इस पर नज़रसानी करनी चाहिए, वज़ीर आज़म साहब को मामले की संगीनी समझनी चाहिए। मामला तो संगीन लग ही नहीं रहा, तो मामले की संगीनी समझेंगे कैसे? बिल्कुल। और इसमें आप गुज़िश्ता रोज़ जो तमाम जो ताजर बरादरी थी उसका रिएक्शन देखें, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिएक्शन था। इसके साथ साथ चैम्बर ऑफ कॉमर्स की आपने बात की, उनका भी यही कहना था कि जब ₹2.38 से एक सनतकार की जो बेसिक टैरिफ के अंदर बढ़ेंगे तो उससे क्या होगा कि वो जो चीज़ें प्रोडक्ट तैयार कर रहा है डेफिनेटली उसको उस पर भी असर पड़ेगा, वो महंगी होंगी, तो वो चीज़ें मार्केट के अंदर जो हैं वो नहीं सेल कर पाएगा उस कीमत के ऊपर जो वो बेचना चाह रहा है, क्योंकि लोगों की कीमतें ख़रीद कम होगी। और उसके साथ साथ आपने दीगर जो कारोबारी मराकज़ थे उनके जो छोटी छोटी मार्केट कमेटियाँ हैं उनके बयानात भी अगर आप सुने
तो वो लोग तमाम के तमाम जो लोग हैं सरापा एहतजाज हैं। इसके साथ अगर हम वो दौर याद करें जब ये गवर्नमेंट कंटेनर पे थी तो बिल जलाए जाते थे, बिल्कुल ऐसे बिल जला के दिखाया जाता था कि बिल, ने ये कहा था। बिल्कुल, वो उस वक्त शायद वज़ीर आज़म नहीं थे, शायद इस वजह से कह गए थे। लेकिन बात यह है कि जब आप इस तरह की चीज़ें करके दिखाएंगे लोगों के जहन में, तो वही चीज़ें हैं कि अगर 1 रुपया महंगा होगा तो वो आवाम की जेबों से कितने पैसे खाएंगे, और वो गवर्नमेंट जो है जो चीज़ें महंगी करेगी वो चोर होगी। तो अब क्या लोग सोचें, अब जब 2 रुपये 36 रुपये से ये जो बेसिक टैरिफ के ऊपर बढ़ गए, 6 माह के दौरान आपने हर माह के हिसाब से इसको आप बिजली की कीमतें बढ़ा रहे हैं, गैस की कीमतें आपने बढ़ा दी, फ्यूल प्राइस आपने बढ़ा दिए, पीछे चीज़ क्या रह गई? इन चीज़ों पे ख्याल करना चाहिए कि अवाम की आप दस्तरस से सारी चीज़ें ना निकालें। मैं आमिर भाई से भी यही चीज़ डिस्कस करी थी कि मुझे नहीं समझ आ रही कि अब आगे जब बिजली का इस्तेमाल ज़्यादा हो जाएगा, ऑब्वियसली गर्मियाँ आती हैं तो इस्तेमाल ज़्यादा हो जाता है, तब क्या हाल होगा लोगों का? ना तो बिजली मिलेगी, और जितनी मिलेगी वो भी आपको डबल ट्रिपल कीमत अदा उसकी करनी पड़ेगी। रियासत की रिस्पॉन्सिबिलिटी, रियासत की रिट सिर्फ और सिर्फ इस हद तक नजर आ रही है कि आपने हर गुजरते दिन के साथ महंगाई करनी है, अवाम की जेबों से पैसे निकालने हैं, अवाम को रिलीफ नहीं देना। कहाँ जाएंगे अवाम? बिल्कुल, अभी तो अवाम के लिए कभी सोचा ही नहीं गया कि अवाम की के लिए हमने फलाह बहबूद के लिए क्या करना है। आप देखें कि आप इन तमाम चीज़ों के ऊपर, गैस के ऊपर, बिजली के ऊपर या फ्यूल प्राइसेस के ऊपर आपको सब्सिडी दी जाती थी, उन सब्सिडी को कम किया जा रहा है, और हुकूमत ये कहती है कि हमने ये सब्सिडियाँ रोक के अपने जो बैलेंस है, अकाउंट बैलेंस, उसको हम बढ़ा रहे हैं। अवाम की हमारी मईशत जो है वो स्ट्रॉन्ग हो रही है। जब अवाम ही नहीं रहेगी तो आप मईशत को क्या करेंगे? अवाम को जो आपने रिलीफ देने थे, जिसके वादे किए थे, जिसके दावे किए थे आपने, वो आपको याद करने की जरूरत है। और मैं समझता हूँ कि इस गवर्नमेंट को आप कहने के लिए वादे दावे तो इसी तरह से खत्म कर दिए। प्राइम मिनिस्टर साहब ने कह दिया कि आपने घबराना नहीं है, तो जब घबराना नहीं है तो फिर वादे दावे सब कुछ भूल गया। खैर, ये महंगाई का सिलसिला नाज़रीन यही नहीं थमा, हमें ब्रेक की तरफ जाना है। जब वापस आएंगे तो हमने डिस्कस ये करना है कि किस तरह से आम आवाम के ऊपर 2 वक्त की रोटी खाना मुश्किल। दाल चना जो कि कभी सस्ती तरीन दाल तस्वुर की जाती थी, आम आवाम जो है आसानी से इसको खरीद सकती थी, लेकिन अब दाल भी महंगी कर दी गई, सब्जियां ऑलरेडी महंगी हैं, गोश्त आम आदमी खरीद के खा नहीं सकता। अवाम जाएं तो कहाँ जाएं? ब्रेक लेंगे और उसके बाद कुछ डिस्कस करते हैं कि किस तरह से अशिया खुरनोश की कीमतों में इजाफे का सिलसिला जारी है। हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, और खबर ये है कि दाल चना जो है वो भी महंगी हो गई। काले चने 20 रुपए किलो महंगे कर दिए गए हैं, चीनी 92 रुपए किलो तक पहुंच गई है, सब्जियों के मुंह मांगे दाम वसूल किए जा रहे हैं। महंगाई का ये सिलसिला हम देख रहे हैं कि जब से माशाल्लाह से हुकूमत आई है, ये सिलसिला इसी तरह से चल रहा है। मुझे एक सबसे बड़े जो तहफ़्फ़ुज़ात कहते हैं वो ये है, महंगाई कंट्रोल करना, जो सरकारी निर्कनामा जो सिर्फ हमें कागज़ों तक नज़र आता है, इरफान उस पर इम्प्लीमेंट करवाना भी किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लोग तनख्वाहें लेते हैं इसकी, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट हैं, क्या कर रहे हैं वो? बस वो फोटो सेशन के तौर पे आपको कभी प्रेस रिलीज भेज देते हैं, कभी एक तस्वीर भेज देते हैं कि हमने जो स्टोर हैं उनको सील कर दिया, हमने उनको जुर्माने कर दिए। लेकिन आप देखें कि 160 रुपए जो चने की दाल और चना जो है वो 140 रुपए, ये चीज़ें वाकई आपकी बात ठीक है कि जो लोग कहते थे कि यार अगर कुछ नहीं है, आपके गोश्त के पैसे नहीं है तो आप दाल बना लें। हाँ। तो अब ये हालात हैं कि आपके पास दाल के पैसे भी नहीं रहेंगे। अब मुझे बताएं, जो 1000 रुपया दिहाड़ी के ऊपर मजदूर हैं, जब वो अपने घर का खर्चा उसने चलाना है, अगर उसका बिल जो है वो उसको 300 यूनिट उसका चल गया बिजली का, तो उसके बाद उसकी जो है वो स्लैब चेंज हो जाएगी, फिर उसके बाद उसने गैस का बिल देना है, उसने पानी का बिल देना है, उसने घर का किराया देना है, और उसके साथ साथ उसने अपने बच्चों की अगर स्कूल की फीसें देनी है, बच्चों को स्कूल के किताबें लेकर देनी है, तो उसके बाद मुझे बताएं वो किस तरह अपने अखराजात पूरे कर सकता है। अब लोगों से बात करके देखते हैं, हम जब बाहर निकलते हैं लोगों से बात करते हैं तो खुदा की कसम लोगों की बातें सुन के दिल खून के आंसू रोता है। बिल्कुल सही कि लोग कहते हैं, मुझे पिछले दिनों जब मैं एक स्टोरी के ऊपर काम कर रहा था, मैंने एक बुजुर्ग जो सिक्योरिटी गार्ड के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे, उनसे मैंने बात की तो उनका कहना था कि 16,000 रुपये मेरी सैलरी है, 16,000 रुपये में मैंने अपने बच्चों की फ़ीसें देनी है, मैंने अपने घर का किराया जो 10,000 रुपया देना है, मैंने अपने बच्चों को पढ़ाना है, मैंने घर पे खाना लेके जाना है, मुझे बताया मैं किस तरह करूँगा। उसके बाद मैं इस उम्र के अंदर, वो उसकी 65 साल से ज़ायद उम्र थी और वो सिक्योरिटी गार्ड के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा था।
जब इस तरह की सूरत हाल होगी तो आप लोगों को किस तरह मुतमिन कर सकते हैं कि हुकूमत उनके लिए कोई बहुत अच्छा काम कर रही है। रही बात ये जिन इदारों की काम करने की है कि हमने महंगाई को कंट्रोल करना है, हमें हुकूमत की तरफ से भी अक्सर हैंड आउट आते हुए नज़र आते हैं कि महंगाई को कंट्रोल करने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं और इसके ऊपर नोटिस ले लिए गए हैं। डर इस चीज़ का लगता है कि जब आप नोटिस लेते हैं तब ये चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। आप उन लोगों को नहीं पकड़ते जिनकी उन बेसिक कॉज को नहीं पकड़ते जिसकी वजह से ये चीज़ें महंगी हो रही होती हैं। आप सिर्फ उन चीज़ों को कर रहे हैं जो आवाम के लिए उसका कोई फ़ायदा नहीं है। हुकूमत अगर नैब के केसेस के अंदर किसी चोर डाकू को पकड़ी है तो उससे आवाम को क्या फ़ायदा? आवाम को तो फ़ायदा है कि आवाम के जो अखराजात वो पूरे हों, आवाम के जो गली मोहल्ले हैं वो साफ़ सुथरी हों, उनकी सड़कें जो हैं वो बनी हो, उनको जो है जरिया आमदन जो है उनका अच्छा हो। अवाम के ये मसाइल हैं, खुदारा इन चीज़ों के ऊपर फोकस करें। अच्छा, अक्सर हम डीसी साहब से गुफ्तगू भी इस मामले पर करते रहते हैं क्योंकि ऑब्वियसली उनका काम है, शहर के करता धरता हैं वो, तो उन्होंने इन चीज़ों पर नज़र रखनी है। अब उनका कहना यह है कि हम स्टोर्स पे छापे भी मारते हैं, हम जाके चेकिंग भी करते हैं, स्टोर्स मालिकान के तहफ़्फ़ुज़ात अपनी जगह पे ठीक हैं कि जब वो पीछे अकबरी मंडी से चीज़ें दालें महंगी लेकर आएंगे तो वो स्टोर्स पे किस तरह से सस्ती बेचें। अब ये मैकेनिज्म क्या है, कहाँ से कीमतों को कंट्रोल करना है, प्रॉपर चेन कहाँ से चल रही है, क्या ये डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को नहीं पता कि वो करना नहीं चाह रही? अना इसमें एक और भी मसला है कि आप डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के ऊपर सारी चीज़ें जो हैं वो तो इसकी जिम्मेदारी होती है कि आपने जो शहर के अंदर कीमतें कंट्रोल करनी है, कीमतें अगर आपने सरकारी नरफनामा दिया है उसके ऊपर चीज़ें बिकें। लेकिन इसके साथ साथ आपने ये भी देखना है कि जो अकबरी जो आपकी ऐसी मार्केट्स हैं जहाँ पे डायरेक्टली चीज़ें आती हैं उसके बाद पूरे शहर के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होती हैं, उनको भी आपने मॉनिटर करना है कि क्या उनके पास चीज़ें जो हैं वो सस्ती आ रही है। आप अकबरी मार्केट में ताजरों से बात करके देख लें, वो यही कहेंगे कि हमें जो है वो इस चीज़ों जिस कीमत के ऊपर गवर्नमेंट दे रही है इस कीमत के ऊपर तो हमें खुद जो है वो हमें नहीं मिल रही, तो हम आगे कैसे सेल कर सकते हैं। बिल्कुल। जब ऐसी सूरत हाल होगी तो आप ये नहीं कहेंगे कि वहाँ पे जो है वो शायद ज़्यादा पैसे लिए जा रहे हैं या गवर्नमेंट इसके ऊपर जो है वो ज़िले इंतज़ामिया उसके ऊपर हरकत में नहीं आ रही। असल इशू ये है कि जब आप थोक के हिसाब से चीज़ें अकबरी मंडी में आएंगी तो वहाँ पे आपने प्राइस को कंट्रोल चेक करना है। किसान से जब ये चीज़ें आ रही हैं तो वहाँ पे आपने ये चीज़ें देखना है कि ये चीज़ें क्या वाकई उस तरह महंगी हैं या उनको कंट्रोल करने के लिए कोई इकदाम किए जा रहे हैं या नहीं किए जा रहे। अभी तक हमें कोई ऐसा इकदाम नज़र नहीं आ रहे कि आपने डायरेक्टली ये चीज़ें जहाँ से आ रही हैं, किसानों से आ रही हैं, जो लोग इनको काश्त कर रहे हैं, ये चीज़ें जो तैयार होकर मार्केट्स में पहुंच रही हैं, वहाँ पे किस रेट्स में पहुंच रही हैं। और मैं आप यकीन माने, जो हम अक्सर लोगों को कहते थे ना कि उम्मीद रखनी चाहिए, अच्छी चीज़ें आएंगी, अच्छे दिन आएंगे, अभी नहीं तो अब कभी नहीं, क्योंकि बहुत अरसा हो गया है। ये चीनी का स्कैंडल कहाँ से चला, चीनी की कीमत पे कहाँ गुफ्तगू होना शुरू हुई, मुझे बताएं क्या हुआ उसका? उसकी हालात तो वहीं के वहीं हैं। उसकी अगर हम बात करें तो हमें वो JIT की रिपोर्ट में एक पॉइंट में हर दफ़ा उसका जिक्र करता हूँ कि 55 रुपये चीनी जो आवाम को मिलनी चाहिए, और अगर 1 रुपया चीनी की कीमत जो बढ़ेगी तो उससे 5 अरब रुपया मिल मालकान की जेबों में जाएगा। अब तो हालात ये हैं कि आपको शहर में 100 रुपये से 100 रुपये या 102 रुपये के करीब जो है चीनी आपको मार्केट में मिल रही है, और जो लो क्वालिटी की चीनी है जिसे पाउडर चीनी कहा जाता है वो आपको 80-85 रुपये या 90 रुपये के करीब जो है वो मिल रही है। और उसका नुकसान ये है कि जब आप उसकी 1 चम्मच की जगह जो आप पाउडर चीनी इस्तेमाल करते हैं तो दूसरी चीनी आप 1 चम्मच इस्तेमाल करते हैं तो पाउडर चीनी आपको 2 जो उसकी चम्मच इस्तेमाल करने पड़ते हैं। उससे भी आपको यानी कि डबल चीनी आप इस्तेमाल करेंगे तो फिर आपको जो है उसका टेस्ट आएगा। एक तरफ आप कह रहे हैं कि 1 रुपया अगर बढ़ेगा तो 5 अरब उसकी जेबों में जाएगा मिल मालकान की, तो अब यहाँ पे तो 45 रुपये जेबों में जा रहे हैं। बिल्कुल। अब इस हिसाब से हिसाब करें तो किस हिसाब से पैसे उनकी जेबों में जा रहे हैं। अब क्यों नहीं कंट्रोल रहा, अब क्यों नहीं कार्रवाइयाँ हो रही? कभी आप किसानों को रोक रहे हैं, किसानों को मार रहे हैं कि आप शहर में ना आए, कभी उनको आप थ्रेट कर रहे हैं कि अपने इरफान, मुझे खबर को वाइंड अप करना है। मैं आयशा से यही रिक्वेस्ट कर सकती हूँ, ये महंगाई वाली खबरें रखना छोड़ दे, क्योंकि मतलब ये नोटिस वाली बात हो गई है। जिस दिन हमने कल डिस्कस किया बिजली महंगी हुई, आज फिर वही खबर बढ़ गया, वही ना। तो अब फायदा क्या है? नोटिस लिया करें। मैं वही कह रही हूँ, हमने भी नोटिस लेना छोड़ देना है, क्योंकि जब इसका कोई हल ही नहीं निकलना तो आप हर रोज इस चीज को क्यों डिस्कस करें। अवाम का मुकद्दर यही रह गया है, महंगी चीजें खरीदें, जिस तरह से अपनी जिंदगी को जो है ना वो घसीट के गुजारना आप सीख लें, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि अभी नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि बहुत लंबा अरसा हो गया है, अवाम सफ़र कर रहे हैं,
और मुसलसल हालात से तंग आ चुके हैं। अब तो चीखें निकलना शुरू हो गई हैं, पता नहीं कौन सुनेगा। उम्मीदें हैं तो सिर्फ अल्लाह ताला से लगा के रखें, अल्लाह ताला की ज़ात ही है, कुछ बेहतर कर देगी। अगली खबर की तरफ चलते हैं। अगली खबर ये है जी, शहर में स्मॉग ही स्मॉग है, सांस और आंखों के अमराज बढ़ने का खदशा पैदा हो गया है। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे आने वाले अपने शोज़ में इस हवाले से आपको अपडेट करें, किसी सीनियर डॉक्टर को हम मदऊ करें और किस तरह से आप स्मॉग से एहतियात कर सकते हैं, अपने आप को बचा सकते हैं। लेकिन अगेन, अगर आप कोरोना से बचाव के लिए मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इंशाल्लाह आप स्मॉग के जो असरात हैं उससे भी महफूज रहेंगे। इरफान, कुछ शहर के हालात हम डिस्कस करें तो यहाँ पर हर तरफ परिंदे ही परिंदे नज़र आते थे। शहर की खूबसूरती के लोग मिसालें दिया करते थे कि शहर लाहौर बहुत खूबसूरत है और बड़ा अच्छा लगता था जब कंपैरिजन किया जाता था कराची के ये हालात हैं। मैं बार बार जिक्र करती हूँ, कोट करती हूँ ये चीज़ कि जब यहाँ पर मेयर कराची आए थे तो वो देख के हैरान रह गए थे कि शहर की सफाई के क्या हालात हैं और इतना खूबसूरत शहर है। अब हालात देख कर अफसोस होता है, यकीन माने। बिल्कुल, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि शहर हमारा वो शहर था जिसकी सड़कें हम मिसालें देते थे कि देखो हमारी सड़कें जो हैं वो सरफ के साथ धोई जाती हैं। कुशादा और खूबसूरत साफ सुथरी सड़कें जब आप सुबह और हम ये हालात देखते थे कि रात को लेट नाइट अगर कभी ट्रैवल करने का इत्तेफाक हुआ सड़कों के ऊपर तो हमने देखा कि बड़े बड़ी जो मशीनरी है वो सड़कें धो रही होती थी। और लेकिन अब ये हालात है कि आपको शहर के पोश इलाकों के अंदर कूड़े के ढेर जो हैं वो नज़र आते हैं, वहाँ से कूड़ा उठाने का मैकेनिज़्म हमारा ख़त्म हो गया है। सफाई के ये इंतज़ामात है कि सड़कों के ऊपर मनो टन जो है वो मिट्टी जम चुकी है क्योंकि उसको आप रिमूव करने के लिए आपके पास इंतज़ामात नहीं हैं। बात आपने की उसकी परिंदों की, तो परिंदे आप ये एक बड़ी अफसोसनाक चीज़ है कि शहर में आपको चिड़ियाँ नज़र आती थी, अब चिड़ियाँ कम हो गई हैं। उसकी वजह यह है कि आपके पास दरख्त जो है उसकी तादाद कम हुई। आपने बड़ा कहा था कि हम वो लगाएंगे, जंगलात बनाएंगे, हम शजरकारी को फ़रोग देंगे, लेकिन हुआ क्या, आप शजरकारी को फ़रोग देने के साथ साथ आपने कई कनालों पर मुहित जो नर्सरियाँ हैं उनको तबाह करना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ ग्रीन क्लीन मुहिम चली थी, बिलियन ट्री सुनामी मुहिम चली थी, कहाँ गया सब कुछ? सोना लाहौर भी आपको याद होगा, सोना लाहौर मुहिम चली सोना थी, लाहौर ब्यूटिफिकेशन के इतने प्रोजेक्ट उसमें ये सिर्फ प्रोजेक्ट जो थे आपको इश्तिहारात की नज़र आते थे, इश्तिहारात में नज़र आते थे, जो ग्राउंड रियलिटी थी वहाँ पे आपको नज़र नहीं आते थे। सोना लाहौर के बारे में अगर हम बात करें तो सोना लाहौर में देखें आपने लिबर्टी राउंड अबाउट जो था इसको आपने इसके रेनबो इसको स्क्वायर के नाम से आपने इसको बदला और आपने कुछ एरिया के अंदर सड़कों के ऊपर पेंट कर दिए और जितना आपने पेंट किया उससे कहीं ज़्यादा मालियत के आपने जो बैनर्स अपने लगवा दिए, होर्डिंग मतलब आपने लगवा दिए। फोकस किया कि जाहिरी खूबसूरती आप लाहौरियों को दिखा दें, वो बैनर्स बीमारियों में लोग मुब्तला होते रहे, वो एक अलग बात है। बैनर्स और होर्डिंग वो इस वजह से थी कि हमने सोना लाहौर मुहिम का आगाज कर दिया है। और मुहिम क्या थी कि आपने चंद डब्बे आपने पेंट के वो सड़कों के ऊपर बिछा दिए और आवाम को पागल वही बनाया। मैं कह रही हूँ ना, आप जाहिरी खूबसूरती की तरफ तवज्जो दे रही हैं और बारहा कहा जा रहा है शहर में फैक्ट्रियों का धुआं फिजा को आलूदा कर रहा है, धुआं छोड़ती गाड़ियां सबसे बड़ी स्मोक की वजह बन रही हैं। बिल्कुल, और उसमें आपको हाईकोर्ट का वो अहकामात भी याद होंगे जब ये स्मोक के ऊपर अदालत आला दिया ने इसके ऊपर नोटिस लिया था और उसने इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट से ये उनको अहकाम दिए थे कि आप जो धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां जो हैं इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। लेकिन हुआ क्या, आप अभी तक कानून साजी नहीं कर सके। अभी तक इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट जो है आपका इसके ऊपर कानून साजी नहीं कर सका कि हमने जो धुआं छोड़ने वाली गाड़ियाँ हैं, क्योंकि तब कहा गया था कि आप 2000 रुपये जो उनको फ़ाइन करें। ट्रैफिक पुलिस जो थी, ट्रैफिक पुलिस जो मैक्सिमम फ़ाइन कर सकती है वो 750 रुपये का है। इसीलिए इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट से कहा गया था कि आप इन गाड़ियों को 2000 रुपये का फ़ाइन करें। अब ना ट्रैफिक पुलिस उसके ऊपर फ़ाइन कर सकती है, इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट ने कहा कि हमारे पास कानून साजी नहीं है, हम इन गाड़ियों को पकड़ते हैं और अपने स्टेशन में जैसे पहले वो रूटीन में करते थे कि उनको 3 दिन के लिए बंद करते थे और उनसे कहते थे कि अपने कागजात उनके ले लेते थे और उनसे कहा जाता था कि अपने जो फिटनेस सर्टिफिकेट लेके आएँ, अगर वो लेके आएंगे तो आपके जो कागजात दे दिए जाएंगे। अब आपको वो एक टीम भी बनी थी, उसमें आपको मैं बताऊं, उसमें ट्रैफिक वार्डन, उसमें ट्रैफिक पुलिस, इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट जो था, इन दोनों की मुश्तरका टीमें बनी थी जो बाबू साबू लारी अड्डा जहाँ पे ये कार्रवाइयाँ करते थे। अब वो कार्रवाइयाँ भी खत्म हो गई, उनकी तरफ से भी जो है वो कोई इसके ऊपर आप जब किसी भी हुकूमती ओहदेदारान से बात करें, किसी से बात करें, महंगाई की वजह जानने की कोशिश करें, मौजूदा हालात की बात करें तो जिम्मेदार करार दिया जाता है पिछली गवर्नमेंट को। मान लिया कि ये जो महंगाई है ये करता धरता पिछली गवर्नमेंट थी, उनके जाने के असरात हैं, मतलब तकरीबन 3 साल से आप यही जवाब सुनते आ रहे हैं। अब ये आलूदगी, ये गंदगी, ये धुआं, ये भी पिछली गवर्नमेंट छोड़ गई है, ये भी उन पे डाला गया। आपको याद होगा ये जब ये कूड़े के इश्यूज आए, सड़कों जो है वो गंदी हुई,
तो ये कहा गया कि साबका गवर्नमेंट ने जो उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किए थे वो कॉन्ट्रैक्ट जो है थे वो मईशत को नुकसान पहुंचा रहे थे और हमने वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म करके मईशत को फायदा पहुंचाया और उसमें ये बड़े उस पर क्रेडिट लिया गया कि हमने इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म करके मईशत को फायदा पहुंचाया करोड़ों रुपए का। और हुआ क्या, शहर हमारा गंदा कर दिया गया। और अब इस शहर की मिसालें उसको आप कराची के साथ इसका कराची जिसको हम आलूदा शहर कहते थे, जिसमें हम कहते थे कि कूड़े जो ढेर हैं वहाँ पे नज़र आते हैं, सड़कें आपकी वहाँ पे टूटी हुई हमें लगती थी, तो अब वो आपको शहर में भी सूरत हाल नज़र आती है। आप शहर की अहम शाहराहें देख लें, आप कभी आप ट्रैवल करके देखें, शहर का जो एंट्रेंस है हर पूरी दुनिया के अंदर जो शहर की एंट्रेंस है इसको खूबसूरत तरीन बनाया जाता है कि ताकि शहर के अंदर आने वाले लोग जो है इससे फील करें कि वो किसी खूबसूरत शहर में आए हैं। लेकिन आप अपने शहर की शेखुपुरा रोड से अगर आप कभी वापस आ रहे हो जीटी रोड से, तो आप शेखुपुरा से सगिया की तरफ ट्रैवल करते हुए कभी आप वहां से गुजर के देखें, आपको तमाम चीजें वो याद आएंगी। वो डिफरेंस जो है वो जो रिलेट किया जाता है माजी की गवर्नमेंट के साथ, मेरे ख्याल से तब वाजे हो जाता है। खैर, खबर को हम इस तरह से वाइंड अप करेंगे कि आपने एहतियात खुद करनी है। आप जहां कहीं पे भी बाहर जाएं, मास्क का इस्तेमाल अगर आप करेंगे तो आप ना और गैर जरूरी बाहर ना बिल्कुल कोरोना से ना सिर्फ बल्कि आप अपने ये जो स्मॉग के असरात हैं जो हम देख रहे हैं, लोगों को नाक कान आंख गले की बीमारियां हो रही हैं, आप इससे भी महफूज रह सकेंगे। क्योंकि अब अल्टीमेटली परेशान हो जाते हैं आपके कोरोना नहीं, या तो कोरोना हो गया है, क्या प्रॉब्लम हो गई है, तो परेशानी से बचने के लिए एहतियात ही इसका एक वाहिद हल है। अगली खबर हमारे पास है एक्साइज डिपार्टमेंट से। एक्साइज के दफ्तर से 34 नई गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन स्मार्ट कार्ड गायब। पहले तो लोगों को मिल ही नहीं रहे हैं इरफान स्मार्ट कार्ड, उसके लिए लोग परेशान हैं, और फिर जो मयसर हैं जो बन चुके हैं उनका गायब हो जाना, क्या हो रहा है ये सब? एक्साइज डिपार्टमेंट की तो आप बात ही छोड़ दें। एक्साइज डिपार्टमेंट की तरफ से ये चीजें तो कुछ भी नहीं है कि इनका काम सिर्फ पैसे कमाना है। मैं आपको बताता हूँ, ये तो कुछ भी नहीं चीज के 34 नई गाड़ियां जो है इनके एक्साइज के उन्होंने कार्ड बनाए तो वो कार्ड गुम हो गए। यहाँ पे बोगस गाड़ियों के जो रजिस्ट्रेशन हुई, हजारों गाड़ियां जो हैं उनकी बोगस रजिस्ट्रेशन कर ली गई और एक्साइज डिपार्टमेंट का अमला साथ मिला हुआ था, वो किस खाते में गया? नॉन कस्टम पेड गाड़ियां आती हैं, इन पे बोगस उनकी जो है वो कर ली जाती है और उसके बाद वही गाड़ियां जो है वो मार्केट में फिर रही होती हैं, जिससे जो मुल्की मईशत को है वो करोड़ों रुपए का नुकसान होता है, बल्कि करोड़ों का नहीं अरबों रुपए का नुकसान होता है। हजारों गाड़ियां अगर आप नॉन कस्टम आपकी जो इसके अंदर आपने उसको गैर कानूनी तौर पर रजिस्टर्ड कर लिया हो या बोगस रजिस्ट्रेशन कर ली हो, ऐसा एक स्कैंडल आया भी और उस नैब उसकी इंक्वायरी भी कर रहा है, वो इंक्वायरियां भी अगर उसको सामने लाया जाए तो ये लोगों को। अच्छा इरफान, एक प्रॉब्लम आ गई है क्योंकि हमने इस खबर को डिस्कस करना है और हम कोशिश करेंगे डायरेक्टर एक्साइज साहब को हम अपने शो में मदऊ करें, और क्योंकि ये अवाम का मसला है तो अवाम का मसला ज़रूर हम आवाज़ भी उठाएंगे, हल करने की कोशिश करेंगे। जहां हम मसाइल पे बात करते हैं नाजरीन, वहां हम कोशिश ये करते हैं कि छोटी छोटी खुशियां भी सबकी सेलिब्रेट करते रहें। और आज डेट है 12 फरवरी। 12 फरवरी को क्या हुआ, ब्रेक के बाद डिस्कस करते हैं, हमारे साथ ही रहिएगा। जी तो नाज़रीन, ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। और प्रोग्राम के इस हिस्से में हम शामिल, आपको पता है, सेगमेंट्स करते हैं जिसमें हम आपको बहुत कुछ बताते हैं। लेकिन यहाँ तनसीर क्या कर रहे हैं, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आज आपने अपने ब्रेक पे जाने से पहले डेट अनाउंस की मिस, और जी 12 फरवरी। जी 12 फरवरी, ये बड़ी खास दिन है हमारे लिए, हमारी सारी फैमिली के लिए। और मेरे साथ मेरे कुछ कलीग्स भी आए हुए हैं। आज कुछ खास दिन है। यहाँ पे क्या हो रहा है, हम तो ये आपको बता दें क्या हो रहा है। ये लें जी, हमारे सीनियर रिपोर्टर इरफान भाई की बर्थडे। अच्छा यहाँ मैं अपने नाजरीन को ये बता देती हूँ कि जी हम शो कर रहे थे, प्रोग्राम हो रहा है, आप लोग बाहर जाएं। जी तो आप देख सकते हैं हमारे शो के दौरान, जैसा कि मैंने कहा था कि हम जहाँ पर लोगों के मसाइल डिस्कस करते हैं, छोटी छोटी खुशियां, और इरफान साहब की खुशी इस वक्त दीदनी है। जिस तरह से इरफान स्माइल कर रहे हैं वो देखी जा सकती है। आगे ये लोग चलें अब आगे, सारे डेट सुन के अंदर आ गए। नहीं वो उम्र नहीं बताएंगे अभी मेरा ख्याल है। तो अगर आयशा हमें परमिशन दे तो हम प्रॉपर तौर पर इरफान को कहें कि वो केक कटिंग कर लें और सब लोग जो यहाँ पर आए। हमारी भी मैं आमिर भाई को माइक दे। हमारी भी रिवायत है कि हम गाना गाए सुने बगैर जो है केक नहीं कटवाया करते। सही। तो मैं आप कोई गाना अच्छा सा। मैंने इरफान भाई के लिए स्पेशल गाना बनाया है, तो इरफान भाई आपके लिए कि हमारी सिटी न्यूज़ नेटवर्क की तरफ से, तुम आए तो आया हमें याद, सिटी में आ चांद निकला।
जाने कितने दिनों के बाद सिटी में अचानक ला। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर इरफान। वेलकम बैक नाज़रीन। और प्रोग्राम में इस हिस्से में हम जो चीज़ डिस्कस करें के लिए, क्योंकि स्टूडेंट्स अब कोविड के बाद स्कूल्स गए हैं, बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई हैं। जहां पर हम कहते हैं जी आपने अपना लाइफस्टाइल चेंज किया है, वहीं पर कभी आदत ये नहीं थी कि आपने स्मार्ट सिलेबस पढ़ना है, बल्कि कोई ऐसी टर्म ही कभी यूज़ नहीं की गई थी कि आपने स्मार्ट सिलेबस पढ़ना है। पूरे साल स्टूडेंट स्टडी करते थे, अच्छे तरीके से दिल लगा के पढ़ते थे और फिर पेपर्स दे दिए जाते थे। लेकिन कुछ चीज़ें जो चेंज हुई वो ये हुआ कि अब क्योंकि पूरा साल बच्चे उस तरह से स्कूल नहीं जा सके, ऑनलाइन क्लासेस की वजह से भी बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो परेशान रहे, तो इसका हल क्या निकाला गया कि स्मार्ट सिलेबस अब जो है वो ऐड किया गया और बच्चे उस सिलेबस के मुताबिक तैयारी करके एनुअल पेपर देंगे। कल की हमारे पास जो न्यूज़ थी वो ये थी जी, नहम और दहम के तलबा के लिए सालाना पर्चा स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक तैयार नहीं होगा, जिसके बाद कुछ स्टूडेंट्स परेशान हो गए। तो हमने चाहा क्यों ना स्टूडेंट्स की परेशानी का हल निकाला जाए और उनको बताया जाए कि स्मार्ट सिलेबस से अगर स्टूडेंट्स परेशान हो रहे हैं कि स्मार्ट सिलेबस कह दिया गया है कि जी अब सिर्फ स्मार्ट सिलेबस के तहत पेपर्स नहीं होंगे बल्कि उसमें कुछ क्वेश्चंस ऐड किए गए हैं। तो बोर्ड की वेबसाइट पर डिटेल्स तो आपको मिल सकती हैं, लेकिन कोशिश हम ये करते हैं कि वो स्टूडेंट्स जो कि ये सुनते ही खबर परेशान हो गए थे कि पहले कहा कि स्मार्ट सिलेबस के तहत पेपर होंगे, अब कह दिया गया कि उससे कुछ और क्वेश्चंस ऐड कर दिए जाएंगे, तो हमने चाहा कि बच्चों की ये परेशानी हम हल करें। हमारे साथ हमारे रिपोर्टर जुनेद रियाज एक स्कूल में मौजूद हैं जो कि हमें बताएंगे कि किस तरह से स्टूडेंट्स इस खबर को लेकर परेशान हैं, एक्साइटेड हैं, उनका क्या रिएक्शन है, टीचर्स अब स्मार्ट सिलेबस के अलावा स्टूडेंट्स को किस तरह से तैयारी कराएंगे। सेकेंडली एक बड़ी जो मैं ये कह सकती हूँ कि टेंशन आप कह लें वो ये है कि अभी प्रॉपर तरीके से स्कूल्स बच्चे नहीं जा रहे हैं। बहुत सारे स्कूल्स ऑल्टरनेट डेज पे स्टूडेंट्स को बुला रहे हैं, हफ्ते में 3 दिन तकरीबन जो है वो स्टूडेंट्स जा रहे हैं। अब चैलेंज ये है कि तैयारी किस तरह से करनी है, पेपर्स भी सबने अच्छे देने हैं, तो अब स्मार्ट सिलेबस के अलावा जो क्वेश्चन ऐड हुए हैं कोर्स आउटलाइन से क्या चीज़ें शामिल की गई हैं, खास तौर पर हम डिस्कस कर रहे हैं 9th और 10th रद्दी कर दिया गया और नई चीज़ें डाल दी गई, जिस पर बच्चों से हम जानेंगे कि उनका क्या उसके ऊपर रिएक्शन है। कैसे देखते हैं आप इस स्मार्ट सिलेबस को? जी, जो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड ने पहले जो सिलेबस जारी किया था वो अब बोर्ड कह रहा है कि हम उस सिलेबस की मदद से पेपर नहीं बनाएंगे। तो आपको पता है कि पहले भी 7-8 महीने स्कूल बंद रहे थे लॉकडाउन की वजह से, तो हमारा पढ़ाई का बहुत खर्च हुआ था। अब भी जो स्कूल्स में 3 बच्चा जो है वो 3 दिन आता है और किसी स्कूल में तो 2 वो भी मुकम्मल नहीं हुआ, उसकी भी तैयारी मुकम्मल नहीं है। और अब बोर्ड कह रहा है कि हम इंग्लिश का जो पेपर है वो भी अगर जो शॉर्ट सिलेबस के बाहर से आता है तो फिर बच्चे बहुत कंफ्यूज होंगे और उनसे वो पेपर नहीं दिया जाएगा। उनको जो क्वेश्चन जो अकेडमीज भी बंद रही हैं और बच्चे अकेडमीज में भी नहीं जा सके, और दूसरा जो होमवर्क किया है, तो कितना स्मार्ट सिलेबस अभी तक कवर हो चुका है? और आप समझते हैं कि जो आउटलाइन दी गई है बोर्ड की जानब से उस पर 2-3 महीनों में आइंदा उसको सिलेबस को उसको भी कवर कर लिया जाएगा? जी, जो अकेडमीज बंद रहने की वजह से 50 to 60% स्मार्ट सिलेबस कवर हो चुका है, तो अगर बोर्ड इसमें और सिलेबस ऐड कर देगा तो वो बहुत मुश्किल हो जाएगा हमें आउटलाइन तक करने का, और पेपर्स भी मई जून में हैं तो उसके लिए बहुत मुश्किल है हमें कवर करना। तो दोस्तों के साथ आप कितना पढ़ सके हैं और छुट्टियों से कितना नुकसान हुआ है बच्चों को? छुट्टियों से तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया, हम कवर अपना नहीं कर सके सिलेबस, क्योंकि एकेडमीज़ भी बंद रही, उसके बाद स्कूल्स भी बंद रहे, एकेडमीज़ को वैसे नहीं खोला जा सकता, तो अब हम नहीं कुछ कर। आप बोर्ड के पेपर्स में इस वक्त इतनी तैयारी है कि आप 60 या 70% से ज़्यादा नंबर ले सकते हैं बोर्ड के इम्तिहानात में? अगर शॉर्ट सिलेबस का ही पेपर आता है तो फिर उम्मीद की जा सकती है, और अगर बोर्ड अपना पेपर जारी करता है तो फिर बहुत मुश्किल हो सकता है। जी, आपने बात सुनी, बच्चे कंफ्यूज हैं, उनको पता ही नहीं है कि वो किस तरीके से मुझे जुनेद ये बताइएगा, बच्चे तो कंफ्यूज हैं और बनता भी है क्योंकि नई चीज़ें ऐड की गई हैं और एकदम से ऐड कर दी गई हैं। अब ऑब्वियसली टीचर्स इसके लिए तैयारी कर रहे होंगे कि बच्चों को किस तरह से तैयार करना है, क्योंकि एक लंबा गैप आ गया और बच्चों के लिए अब ये चीज़ें नई जो हैं ये डिस्टर्ब भी कर रही हैं, ऑब्वियसली रिजल्ट इससे मुतासर हो सकता है।
तो टीचर्स की अब तैयारी कैसी है? मैं चाहूंगी आप किसी टीचर से ज़रूर बात करें और बताएं कि वो अब बच्चों को किस तरह से तैयारी करवाएंगे, क्या क्या चीज़ें जो हैं वो स्पेशली अब ज़्यादा ज़रूरी हैं बच्चों के लिए तैयार करना। जी यकीनन टीचर्स को भी एक शेड्यूल जारी किया गया था और एक उन्होंने भी अपना जो है शेड्यूल बनाया हुआ था कि इस तरीके से उन्होंने अपना सिलेबस जो है वो कवर करवाना है। लेकिन सूरत हाल ये है कि बच्चों को जब एक दिन छुट्टी होती है, एक दिन स्कूल आना होता है, तो वो टीचर्स को 2 दिन एक ही चैप्टर को जो है वो पढ़ाना पड़ता है और एक ही सवालात को जो है वो 2 रोज जो है उनको पढ़ाना पड़ता है। लेकिन फिर भी जो बोर्ड की जानिब से आउटलाइन जारी की गई है और सिलेबस को एक दफ़ा फिर से जो है रद्द कर दिया गया। हम इसी वाले से आप बात करेंगे। राना लियाकत अली हमारे साथ मौजूद हैं। कैसे देखते हैं आप ओवरऑल इस सूरत हाल को? ये बच्चों के साथ साथ उनके वालिदैन भी और असातिज़ा भी कंफ्यूज हैं। उसकी वजह यह है कि जब देखें कि आपने एक स्मार्ट सिलेबस जो था वो असातिज़ा को दे दिया और बच्चों को दे दिया कि आप इसके मुताबिक जो है बच्चों को पढ़ाएं और बच्चों को कह दिया तैयारी करें। अब जब आपके पास 1.5 या 2 माह रह गए इम्तिहानात के, हमने बच्चों के टेस्ट वगैरह भी लेने हैं। पहले ही हमारे पास सूरत हाल ये है कि स्कूलों में जहाँ बच्चों की तादाद ज़्यादा है वहाँ पर बच्चे जो है हफ्ते में कभी 2 दिन आते हैं, कभी 3 दिन आते हैं। अब एक ही टॉपिक को हम 2 या 3 दिन पढ़ाते हैं। अब उसके साथ साथ जब आप फौरी तौर पर उसमें तब्दीली लाएंगे स्मार्ट सिलेबस में, तो वो असातिज़ा के लिए भी कन्फ्यूजन पैदा होगी, असातिज़ा के लिए प्रॉब्लम पैदा होगा, क्योंकि आफ्टर ऑल आपने उनसे रिजल्ट मांगना है। अगर रिजल्ट ख़राब आएगा तो फिर आप उनके खिलाफ पीड़ा के तहत कार्रवाइयाँ करेंगे। इसके साथ साथ वालिदैन भी बड़े परेशान हैं। लिहाजा हमें तालीम के हवाले से मुस्तकिल मिजाजी की ज़रूरत है, जो कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि नहीं पाई जा रही। बोर्ड्स हैं वो अपनी जगह पे काम कर रहे हैं। बोर्ड्स में रिसर्च ऑफिसर्स हैं, ग्रेड 17 के ऑफिसर पोस्ट पर ग्रेड 19 का बंदा बैठा हुआ है और बोर्ड्स को एडहॉकिज्म पे चलाया जा रहा है। जब बोर्ड्स में आपकी मुश्किल तैनाती नहीं होगी तो वो किस तरह अपने पेपर्स जो है या अपना पैटर्न जो है वो लोगों को डिलीवर कर सकेंगे। अब अचानक जो इन्होंने अपनी आउटलाइन वेबसाइट पर दे दी है, इसकी वजह से मैं समझता हूँ कि 2-3 दिन से वालिदैन और बच्चे कन्फ्यूज हैं। उसके साथ साथ असातिज़ा पे भी दबाव बढ़ता जा रहा है कि जी अब हम क्या करें। अब असातिज़ा ने तो जो पहले इन्होंने स्मार्ट सिलेबस दिया था उसके हिसाब से अपना शेड्यूल और मॉड्यूल बनाए हुए थे कि जी हमने हफ्ते में कितने दिन इनको ये टॉपिक पढ़ाना है, कितने दिन। अब अचानक से अगर आप उसको बढ़ा देते हैं तो मैं समझता हूं कि इसके रिजल्ट पर भी असरात मुतरब होंगे और असातिज़ा के खिलाफ भी जो है फिर एक मुहिम चलाई जाएगी कि देखें जी असातिज़ा का रिजल्ट ख़राब आया, इसलिए जो हम इनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। लिहाजा मैं समझता हूं कि मौजूदा गवर्नमेंट को, जहां वज़ीर तालीम बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, उनको बोर्ड्स की तरफ भी, सूबाई वज़ीर तालीम स्कूल्स को बोर्ड्स की तरफ भी तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि बोर्ड्स उनके मतहत नहीं है। लेकिन 9th और 10th के बच्चे जो हैं हमारे स्कूल साइड के, वो उनके मतहत इम्तिहान दे रहे हैं। लिहाजा बोर्ड्स को जो है वो पाबंद किया जाए कि जो टेक्स्ट बुक बोर्ड ने हमें स्मार्ट सिलेबस प्रोवाइड किया था उसी के मुताबिक जो है वो पेपर सेट करे और बच्चों को उसी में से पेपर जो है ना उनका लिया जाए। अच्छा, टीचर्स तो एक अपनी जगह उन्होंने तैयारी करवानी है, उनका है कि वो बच्चों को तैयारी करवा लेंगे। इस वक्त बच्चा कहाँ पे खड़ा है स्मार्ट सिलेबस के? स्मार्ट सिलेबस के हवाले से जो रूटीन SOPs के तहत है, मैं समझता हूँ कि इस वक्त बच्चों को कहीं पर 80% वो स्मार्ट सिलेबस कवर करवाया गया, कहीं पर 50% है, कहीं पर 60% है। हम तो पहले ही कोशिश कर रहे हैं कि बच्चे जो है ना 60-70% या 80% नंबर लेके पास हो जाए और आगे वो अपने मुस्तकबिल की वो जो राह है उनका उस पर चल पड़े। लेकिन अगर अचानक से आप उसमें तरमीम कर देते हैं, स्मार्ट सिलेबस में आप उसको बढ़ा देते हैं, तो मैं समझता हूँ कि इससे बच्चों का बहुत ज्यादा नुकसान अगर आप होगा। मुझे सुन पा रहे हैं तो एक बहुत जरूरी चीज मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी आपके साथ, क्योंकि टीचर एक मौजूद हैं, तो उनसे ये भी पूछिएगा, बच्चे अब जब इतने गैप के बाद स्कूल वापस आए हैं तो मुझे ये बताइएगा कि ऑब्वियसली उस तरह से बच्चे अपनी तालीम हासिल भी नहीं कर सके घरों में रह के, तो टीचर्स क्या समझते हैं वो जो टाइम का ज़िया हुआ है, इतना ज़्यादा गैप आया है, स्टूडेंट्स ने कुछ सीखा है या ऑलरेडी भूल कर आ गए हैं जो पढ़ाया गया था? चैलेंज कितना बड़ा हो सकता है? अरसे से घरों में बैठे हैं, इतना तालीमी गैप आया है, बच्चे घरों में बैठ के रस्टी हो गए हैं, जंग लग गया उनको, और अब वो बच्चे जब दोबारा से आए हैं और टाइम जो जितना पीछे रह गया इम्तिहानात का, क्या बच्चे सिलेबस कवर कर पाएंगे और उनको किस तरीके से ये सिलेबस मुकम्मल करवाया जाएगा और जो आउटलाइन जारी की गई है क्या ये मुकर्ररा डेडलाइन तक मुकम्मल कर लिया जाएगा? मैं समझता हूँ कि जो स्मार्ट सिलेबस हमें दिया गया था, अगर हम देखें जो शेड्यूल या जितने दिन हमें मिले हैं ये भी उसमें कवर नहीं हो पा रहा। हमने अब क्या किया है कि हमने बच्चों को जो स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक जो 60-70% कवर करवाया है, हम उसके मुताबिक अब उनको बच्चों का टेस्ट सिलसिला शुरू कर रहे हैं ताकि बच्चों को जो है तैयार कर सकें आगे आने वाले इम्तिहान के लिए। दूसरी बात यह है कि जब तक आपकी पूरी क्लास एक दिन नहीं आएगी
आपको पता नहीं चलेगा कि बच्चों में कैसी कैपेसिटी या क्या एबिलिटी पैदा हो रही है। अब यहाँ पर सूरत ये पैदा हो रही है कि अच्छे बच्चे जो एक दिन आ जाते हैं, कमज़ोर बच्चे हैं जो खुदा न खासा दूसरे दिन आ जाते हैं, तो उनको आपस में उनकी कोऑर्डिनेशन जो है, क्योंकि बात का ये भी होता है कि हम ग्रुप बना लेते हैं अच्छे बच्चों के साथ, वो बच्चे जो एवरेज होते हैं उनको साथ बिठा देते हैं ताकि वो उनकी कमी को पूरा करवा दें। लेकिन अब तो वो भी सूरत हाल नहीं है, क्योंकि कोरोना की वजह से हमें जहाँ मईशत का नुकसान हुआ है वहाँ हमारी एजुकेशन का भी नुकसान हुआ है। तो लिहाजा हम चाहते हैं, असातिज़ा की तरफ से ये डिमांड है कि तालीम के हवाले से जो फैसले करने हो उसमें असातिज़ा को शामिल किया जाए और उसके मुताबिक जो है फिर उसको लेके चला जाए। अच्छा, क्या पीसीटीबी पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड एंड करिकुलम अथॉरिटी इतना कमज़ोर अदारा है कि बोर्ड ने उसको अहमियत ही नहीं दी और जिसके ऊपर तमाम वुज़रा बैठ के, वफाकी वुज़रा ने बैठ कर एक शॉर्ट सिलेबस मुरतब किया था, उसको लाहौर बोर्ड जैसे अदारे ने जो है वो मुस्तरद कर दिया? देखिए, लाहौर बोर्ड तो वैसे ही दुबई बना हुआ है कि यहाँ पर 3 माह के लिए ट्रांजिट वीज़े पे कोई चेयरमैन आता है, कोई सेक्रेटरी आता है, कोई कंट्रोलर आता है और वो चला जाता है। अब जाने वाला और आने वाले में कोई रब्त नहीं है। लिहाजा मैं यही समझता हूँ कि मौजूदा गवर्नमेंट तालीम के हवाले से, देखिए बोर्ड जो हैं वो हायर एजुकेशन के मतहत हैं, मिनिस्टर हायर एजुकेशन के मतहत हैं, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा बच्चों की तादाद जो है वो स्कूल एजुकेशन से 9th और 10th के बच्चे अपीयर होते हैं। लिहाजा मैं समझता हूँ कि ये बोर्ड जो है ये स्कूल एजुकेशन के मतहत होने चाहिए ताकि जो पॉलिसी हो या हमारा जो स्मार्ट सिलेबस हो उसके मुताबिक ही पेपर बनाए जाएँ। दूसरा, जहाँ तक आपने पीसीटीबी की बात की, तो मैं समझता हूँ कि पीसीटीबी चूँकि पंजाब के मतहत है तो इसलिए बोर्ड जो है वो हायर एजुकेशन के मतहत है, इनमें भी एक फ़र्क है, गैप है। लिहाजा पीसीटीबी जो है वो अपनी तरह कोशिश कर रहा है कि हम स्कूल एजुकेशन के मुताबिक जो है ना स्मार्ट सिलेबस बना के दें। अच्छा, ये आउटलाइन जब जारी की गई है, अपलोड की गई है, क्या असातिज़ा को इसमें मशावरत में शामिल किया गया था? मैं समझता हूँ कि बतौर एसोसिएशन हमें इस तरह की कोई इतला नहीं है, क्योंकि बोर्ड्स का तो बाबा ही निराला है कि वहाँ पर मैंने आपको बताया ना कि देखिए ग्रेड 17 की पोस्ट पर एक रिसर्च ऑफिसर बैठा हुआ है ग्रेड 19 का। ये उसका काम है कि वो साझा तंजीमों को अपने साथ मिलाए और रिसर्च करे कि क्या जो स्मार्ट सिलेबस दिया गया था पीसीटीबी की तरह से वो मुकम्मल हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा। फिर उसके मुताबिक जो है ना आगे फैसला किया जाए कि क्या हमने जो आउटलाइन या पेपर पैटर्न देना है उसमें कोई इन्हांसमेंट करनी है कि नहीं करनी। अगर साझा जो स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, जो क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं, उससे मशावरत ज़रूरी है, वरना ये जो हरकतें करने जा रहे हैं बोर्ड्स वाले, मुमकिन है कि रिजल्ट जो है आपके वो ख़राब आए और फिर जो जिम्मेदारी बिल्कुल सही तहफ़्फ़ुज़ात हैं और जो मुतालिबात हैं वो भी बिल्कुल दुरुस्त हैं। थैंक यू सो मच। जुनेद हमारे साथ मौजूद थे और आपने देखा कि टीचर्स किस कदर परेशान नज़र आ रहे हैं। ये जो नई चीज़ें ऐड की गई हैं और मुतालिबा भी बिल्कुल ठीक है कि स्टूडेंट्स इतने ज़्यादा गैप के बाद आ रहे हैं तो नई नई चीज़ों से जहाँ पर रिजल्ट मुतासर होगा, स्टूडेंट्स के लिए परेशानी होगी, वहाँ पर असातिज़ा की भी पकड़ होती है कि जी आया उन्होंने तैयारी ठीक नहीं कराई है। तो बिल्कुल टाइम पे ये डिसीजन लेना मेरे ख्याल से बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि इससे तलबा भी परेशान हैं और असातिज़ा भी परेशान हैं। और एक बड़ा मसला जिस तरह से ये टीचर बता भी रहे थे हमें कि गैप के साथ क्योंकि बच्चे आ रहे हैं, ऑल्टरनेट डेज पे बुलाया जा रहा है, तो एक ही आपको लेसन दोबारा रिपीट करना पड़ रहा है जिसकी वजह से परेशानी भी हो रही है। तो खैर इस मामले पर नजरसानी करनी चाहिए। अगर अच्छे रिजल्ट्स चाहिए तो कम से कम ये कोविड के जो हालात बदले हैं अभी तक आपको इस चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही तलबा कौम का मुस्तकबिल हैं। अच्छा पढ़ेंगे तभी अच्छे रिजल्ट आएंगे और कुछ नई नई चीज़ें जो ऐड की जाती हैं उससे स्टूडेंट्स बजाय इसके कि दिल लगा के पढ़ें वो परेशान होकर रह जाते हैं। तो चीज़ें जो हैं वो मज़ीद आसान करनी चाहिए, ना कि उनको मुश्किल बनाया जा सके। जुनेद हमारे साथ मौजूद थे और स्टूडेंट्स क्योंकि बार बार ये चीज़ चाह रहे थे हम डिस्कस करें, तो आप ही के लिए हमने ये चीज़ डिस्कस की है। अलबत्ता अभी डिटेल्स आप वेबसाइट से ले सकते हैं और उसके मुताबिक आप अपनी कोर्स आउटलाइंस को लेकर चल सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। आज ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन, अक्सर हम देखते हैं कि जब कभी मूड अप एंड डाउन होता है, जब कभी आप परेशान होते हैं, जब कभी आप काम करके थक जाते हैं, तो कहा यह जाता है कि नेचर की खूबसूरती जो है वो आपकी थकावट भी दूर कर देती है, आपका मूड भी खुशगवार कर देती है, परेशानियां भी दूर हो जाती हैं। अक्सर लोग हम देखते हैं कि परेशानी की हालत में किसी ऐसी जगह पर अकेले जाके बैठ जाते हैं जहाँ के नज़ारे खूबसूरत नज़र आ रहे होते हैं। और ये जो हमारे सेट पे भी आपको कभी कभी पौधे नज़र आते हैं, ये रखने का मकसद भी ये थोड़ा सा खुशगवार एहसास जो है वो होना चाहिए। खैर, कुदरती हुस्न जो है उसका तो वाकई कोई जवाब नहीं है, क्योंकि उसमें अल्लाह ताला की मौजूदगी का एहसास होता है और आप उन चीज़ों के अंदर खो से जाते हैं। और अल्लाह ताला खुद कहता है कि मेरी मौजूदगी का एहसास अगर आपने देखना है तो ये चरिंद परिंद, ये दरख्त और दिन रात का आना जाना सबसे बड़ी मिसालें हैं। कुदरती हुस्न
इंसान को किस तरह से अपने सहर में मुब्तला कर लेता है। और फिर मैं हैरान होती हूँ उन लोगों पर जो कि इस कुदरती हुस्न को अपने हाथों से रंगों की सूरत में सामने लेकर आते हैं और क्या कमाल महारत रखते हैं। ऐसी एक मेहमान स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं जो कि माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त काम करती हैं। अपने काम की वजह से माशाल्लाह से सदारती अवार्ड भी अपने नाम कर चुकी हैं। आप सभी लोग जानते भी हैं, काम भी माशाल्लाह आपने इनका देखा होगा, बहुत ही खूबसूरत काम। हमारे साथ हमारी मेहमान मौजूद हैं। तारुफ मैं आपके साथ कराना चाहूँगी, ऑथर भी हैं और नेचर आर्टिस्ट भी हैं। हुमा वासिक साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आपका? अल्लाह का शुक्र है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले आपके वक्त के लिए। नेचर आर्टिस्ट, मुझे ये बताइएगा, नेचर तो मतलब हर तरफ आपको रंग नज़र आते हैं, खूबसूरती नज़र आती है, इसको रंगों में लेकर आना, इसको पेंसिल से ड्रॉ करना कैसे सोच लिया? सोच तो ऐसे लिया कि कुछ अल्लाह ताला ने सबब बना दिया। अगर मैं सच बताऊं तो सही, मेरा जिस घराने से तल्लक है वो एक नेचर लविंग फैमिली। घर में हमने माहौल ही ऐसा देखा। वीकेंड्स पे बर्ड वॉचिंग पे जाना, घर के अंदर कोई ख़तरनाक जानवर जैसे सांप बिच्छू वगैरह निकल आते, क्योंकि मेरा बचपन है इस्लामाबाद से और 80s में इस्लामाबाद आप विजुलाइज करें कि काफ़ी जंगल वाला होता था। हमारे घर में से ऐसी चीज़ें निकल आनी तो हमें डराया नहीं जाता था। अच्छा। एंड क्रेडिट गोज टू माई फादर बिकॉज और लड़कियां तो डर जाती हैं, डराया जाए मैं तो यहाँ पे मिसाल मौजूद हूँ, मुझे बहुत डर लगता है। नहीं, हमारे ना मेरे फादर प्रोफेसर जाहिद बेग मिर्ज़ा इज़ अ रिनाउंड फील्ड साइंटिस्ट ऑफ पाकिस्तान और म्यूजियोलॉजिस्ट थे, हैं माशाल्लाह मैंने ज़िंदगी दे। वो उन्होंने कभी हमें डराया नहीं ऐसी चीज़ों से। उन्होंने उसकी इकोसिस्टम में इम्पोर्टेंस क्या है, उसका क्या किरदार है, उसकी पॉइजनस होने नॉन पॉइजनस होने और उसके किरदार को समझाने में हमें उससे ना मोहब्बत पैदा की। फिर हम बर्ड वॉचिंग वगैरह पे जाते थे तो हम कानों से सुन के पहचान लेते थे कि फलाना परिंदा बोल रहा है। जबरदस्त। तो ऐसा बचपन गुजरे, वो फिर कुर्बत होती जाती है खुद ब खुद, आपको पता नहीं चलता और आप उस शहर में मुब्तला होते रहते हैं। लेकिन सुनना, मोहब्बत रखना, देखना और फिर उसको रंगों में लेकर आना, ये कब से स्टार्ट किया? क्योंकि हाथ की महारत तो बड़ा टाइम ले लेती है। मुझे लगता है कि ये एक ऐसी फील्ड है आर्ट्स जो पीछे से इंस्टॉल्ड होती है। सही कहा आपने, ठीक है ना। ये अंदर ही आपके कुछ अलहदा से होता है। बिल्कुल। अगर हम यहाँ पे हम उसको पॉलिश कर सकते हैं, लेकिन मेरे साथ इस तरह हुआ कि मुझे स्कूल से बड़ी सपोर्ट थी। जैसे मैंने बताया मैं इस्लामाबाद से पढ़ी हुई हूँ, तो बहुत सारे हमारे व्यूअर्स जो हैं वो हमारी प्रिंसिपल होती थी मैडम पीरज़ादा, उनको जानते होंगे। शी वॉज अ ग्रेट सपोर्टर फॉर मी। उन्होंने मेरे वालिद साहब ने मेरे बेस का काम किया। और आपके टीचर्स देख के खुश भी हो रही होंगे, माशाल्लाह, आप सारा क्रेडिट उन्हें दे दिए। जिंदगी दे, क्योंकि उनकी सपोर्ट ने बेस बनाई ना मेरे लिए। मैंने क्लास 6 में पाकिस्तान के लिए अवार्ड पूरी दुनिया में विन किया था। मैंने वाज ओनली क्लास 6 बिकॉज ऑफ हर, ऑफ कोर्स। और समहाउ ये तमाम वहाँ से शुरू होने वाले अवार्ड्स आज तक, इनके पीछे किया हुआ काम समहाउ नेचर एंड कल्चर रिलेटेड ही रहा अल्लाह की तरफ से। और मैंने अपने प्रोफेशन का आगाज़ 16 साल की उम्र में किया था और तब से लेके आज तक जितने भी प्रोजेक्ट्स और जितने भी इंस्टीट्यूट्स के साथ काम किया वो भी नेचर कल्चर। तो वो अल्लाह ताला की तरफ से एक मोतियों की लड़ी खुद ही जुड़ गई और इंटरेस्ट पैदा होता गया। और पेंटिंग करने का शौक बचपन से था। क्लास 2 में सोचा था पेंटर बनना है, बन गए, डिस्टिंक्शन भी ले ली। तो वो अच्छा, एक जो टर्न आता है ना लाइफ में, आपके अवार्ड मिल जाना, सिद्धार्थी अवार्ड, बहुत बड़ी बात है, बंदा सोचता भी नहीं है। और जब मेहनत करने लगता है, जब आपने अपना प्लान किया होता है कि आपने यहाँ से स्टार्ट करना है, तो क्या प्लान किया था कि यहाँ तक पहुँचना है या खुद आपके लिए एक सरप्राइज चीज़ थी? नो, एवरीथिंग जस्ट हैपेंड। अच्छा। मेरे वालिद साहब हमेशा ये कहते हैं कि मेहनत किए जाओ और उस पर छोड़ दो। बिल्कुल। ये बल्कि मैं सबको कहती हूँ, अब तो अपने स्टूडेंट्स को भी कहती हूँ कि बेटा मेहनत करो, मेहनत से ना अल्लाह ताला रिज़्क देता है, लेकिन मेहनत में अगर नेक नीति है ना तो अल्लाह इज्जत भी देता है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो ये सब अल्लाह ने सबब बनाया। ये मैसेज भी है हमारे देखने वालों के लिए। मुझे ये बताइएगा, व्हाई जस्ट नेचर? क्योंकि इसमें तो आपको ये जो कुदरती हुस्न है, इसको जब आप रंगों पे लेकर आते हैं ना तो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हम आम चीज़ें देखते हैं ड्रॉ करना, लेकिन एज इट इज़ और फिर कंपैरिजन हो जाता है ना रियल चीज़ में और जो आपने बनाया उसमें, उसको बिल्कुल वही रंग लेकर आना, वही हुस्न लेकर आना, बहुत बड़ी महारत है। सवाल ही नहीं पैदा होता कि आप कुदरत का मुकाबला। बिलाशुबा बिलाशुबा।
दूसरा ये कि आसानी बहुत है, कुदरत खूबसूरत बहुत है। व्हेन यू पेंट इट, इट्स ऑलरेडी खूबसूरत ही है वो। बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, लेकिन असल बात ये है कि क्योंकि मैंने खुद बजाते खुद, इट्स लाइक ऑलमोस्ट 25 इयर्स कि मैं ये सारे काम कर रही हूँ, मैंने बहुत ज़्यादा चेंज देखा है अपने नेचर में भी और हमारे कल्चर में भी। हम खो गए इन चीज़ों को, इंसान अपनी आपाधापी में इतना हो गया कि हम अपनी इन बेसिस को भूल गए। नफ्सा नफ्सी दौड़ लगी है, एक मशीनी जिंदगी है। हम मशीनी जिंदगी। तो बहुत ज़रूरी है कि हम इन दोनों चीज़ों की अवेयरनेस क्रिएट करें लोगों में। आर्ट्स एक ऐसी फील्ड है जिसका तल्लुक तमाम फील्ड से है, कोई फील्ड इसके बगैर नहीं है। अल्लाह ताला ने दो चीज़ें बनाई ना, एक साइंस एंड एक आर्ट्स। तमाम मशीनरी कायनात की साइंस पे चल रही है, लेकिन उसका लबादा जो है ना वो आर्ट्स में है, उसके बगैर। अच्छा, कुछ पेरेंट्स बड़े वो होते हैं ना कंसर्न कि अच्छा बच्चे को सिर्फ साइंस पढ़नी चाहिए, बच्चा अगर पेंटिंग वगैरह कर रहा है टाइम वेस्टेज है, पैसे बहुत लग जाएंगे, आगे जाके कुछ बन नहीं। आप हमारे सामने माशाल्लाह मिसाल मौजूद हैं, क्या कहना चाहेंगे ऐसे पेरेंट्स को? ये तो मेरे अपने हस्बैंड जो हैं, ही इज़ एकेडमिक से तल्लक रखते हैं, प्रोफेसर हैं माशाल्लाह। उनकी स्पोर्ट के बारे में कुछ नहीं कर सकती थी। वो ये बात हमेशा अपने स्टूडेंट्स की जब काउंसलिंग कर रहे होते हैं कहते हैं कि बच्चे को वो बनने दें जो वो चाहता है। कॉज अगर वो ये कहते हैं कि अगर वो बच्चा ना आपका मोची भी बनना चाहता है ना, तो लेट हिम बी, देन ही विल बी मिस्टर बाटा। वो थड़े पे बैठा हुआ नहीं बनेगा। बिल्कुल। तो ये तो हम मेरे वालिद साहब भी यही कहते थे और मेरे हस्बैंड का भी यही है, और हम अपने आगे बच्चों को भी यही कहते हैं कि जो आपके अंदर है उसको ढूंढो और उसको चमकाओ। बिल्कुल। तो और शाइन करो, बिला शुबा फिर उसमें आपको मार्जिन भी मिलता है, आप आगे बढ़ के स्कोप जो है ना वो फील्ड का नहीं है, स्कोप बंदे का है। बिल्कुल। तो ये आपकी कैपेसिटी है कि आप कितना उसको पॉलिश करते हो, आप उसमें कितना आगे, और आप आगे जा ही उसमें सकते हो जिसमें आपको शौक है। बिल्कुल, शौक है तो आप आगे जा सकते हैं। मैसेज क्या देना चाहेंगी हुमा हमारे देखने वालों को? मैसेज ये है कि अपनी नेचर से, अपने कल्चर से मोहब्बत करें, और सबसे बढ़ के, क्योंकि मैं कुछ ऐसी फाउंडेशंस के साथ भी काम कर रही हूँ जो टूरिज़्म को प्रमोट कर रहे हैं, सस्टेनेबल टूरिज़्म फाउंडेशन है, स्नो लेपर्ड फाउंडेशन है, मैं मैसेज ये दूंगी कि लव योर नेचर, लव योर कल्चर एंड बी अ रिस्पॉन्सिबल टूरिस्ट। बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त आपका मैसेज है। और जब आप नेचर से मोहब्बत करते हैं ना, तो आप अपने इर्द गिर्द वाली चीज़ों का खुद ब खुद ख्याल रखने लग जाते हैं, और वो नेचर वाली खूबसूरती आपके अंदर भी पैदा होना शुरू हो जाती है, और आप दिल के साथ साथ बाहर से भी खूबसूरत हो जाते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, हम चलते हैं ब्रेक की तरफ, हमें ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ ही रहिए। जी तो नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। और आज के प्रोग्राम में हमने कोशिश ये की है कि सभी चीज़ें ऐड कर लें, और जाते जाते जो हम चीज़ ऐड करने वाले हैं बड़ी ज़बरदस्त है, और वो है जी, हम आपको कुछ एक्सरसाइजेस बताने वाले हैं, टिप्स बताने वाले हैं कि आप घर में जब सुबह उठें तो आप कौन सी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। बहुत सारी लड़कियाँ लड़के परेशान रहते हैं कि जी वो मोटे होते चले जा रहे हैं, और सुबह के टाइम अर्ली मॉर्निंग अगर आप उठ रहे हैं तो कौन सी एक्सरसाइजेज आपको करनी चाहिए, ये मैं आपको बिल्कुल नहीं बताने वाली। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं, फिटनेस एक्सपर्ट रहमान, जो कि मुस्कुरा रहे हैं कि मैं कैसे बता सकती हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमान। जी वालेकुम सलाम, क्या हाल चले आपका? अल्हम्दुलिल्लाह गुड। रहमान, आपके होते हुए मैं कुछ बताने की जरूरत नहीं कर सकती। तभी मैं जो है ना मुस्कुरा रहा था कि इसलिए कि क्योंकि बहुत अच्छी बात है कि सुबह उठ के आप फर्स्ट ऑफ ऑल तो अल्लाह को याद करो, उसके बाद आप अल्लाह ताला ने जिंदगी दी है, सेहत दी है, तो आप उसको मेंटेन करो, बहुत जरूरी है। फिर खाया पिया भी तो लगता है ना, ये ना कि मैं ये नहीं कहता कि खाना पीना आप रोक दो, खा लो, मॉडरेट लेवल पे आप खा लो, लेकिन साथ साथ अपनी सेहत का भी ख्याल रखो। अर्ली मॉर्निंग हम कौन सी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, ये हमें बताने वाले हैं रहमान। जी रहमान, स्टार्ट करें, कहां से हमें आगाज करना चाहिए? अर्ली मॉर्निंग एक्सरसाइज करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल अपने मसल्स को एक्टिवेट करें। एक्टिवेट करने के लिए कौन सी बेसिक एक्सरसाइजेज है वो मैं आपको बता देता हूं। फर्स्ट, अपने शोल्डर रोटेटर को आपने एक्टिवेट करना है, स्ट्रेट आर्म बिल्कुल जैसे कि दीवार के साथ लगे हुए हैं, और स्टिफ कर लेने, और इसको क्लॉकवाइज 10 और एंटी क्लॉकवाइज आपने 10 आपने करना है। इससे आपके शोल्डर मसल एक्टिवेट हो जाएंगे। उसके बाद आपने लेग वर्कआउट को, क्योंकि बिगेस्ट मसल आपका लेग है, सेकंड आपकी बैक है, थर्ड आपका एब्डोमिनल, जहां पे सब कुछ आके इकट्ठा हो जाता है। क्या करें, अब लेग आपने वार्म अप करना है, जिसमें सिंपल आप स्क्वाट्स कर लें रिदम के साथ, 1 2 3 4 5। इसमें जो जनरल मिस्टेक्स होती है, फर्स्ट आपने ये फोकस करना है कि आपके शोल्डर लेवल और पाँव की पोजीशन एक हो। ये वार्म अप एक्सरसाइज है। अच्छा रहमान, आई एम सॉरी, ये मेल फीमेल और किसी एज ग्रुप के लिए, क्योंकि बॉडी वर्कआउट है ना, बॉडी वेट वर्कआउट है, इसमें किसी भी आपको वेट की जरूरत नहीं है। मेल फीमेल
दोनों कर सकते हैं। एज ग्रुप भी आप इस पे कोई मेंशन नहीं आफ्टर करना 16। ओके ओके। लेकिन ये कंपाउंड मसल एक्सरसाइज है। अगर फॉर एग्जांपल मैं अब तो टीनेजर को भी जो है ना वर्कआउट करवाता हूं, तो उसमें यह है कि उनकी भी जो है ना फिजिकल वर्कआउट जैसे पुशअप्स हो गए, स्ट्रेचिंग हो गई, ये बहुत जरूरी है। एक तो बच्चे भी एक्टिवेट रहते हैं, स्ट्रांग रहते हैं, वरना जंक फूड में तो बैठा दिया हुआ है। ओके, ये था हमारा फर्स्ट। आपने रोटेट करना है ताकि शोल्डर मूव करें। सेकंड, आपने स्क्वाट्स। और रहमान इतनी जबरदस्त एक्सरसाइज बता रहे हैं, लोग टीवी पे देख रहे हैं, हमारे न्यूज रूम वाले बाहर से आपकी एक्सरसाइज देख रहे हैं, वो फॉलो और आप भी साथ साथ फॉलो करें ताकि आपको पता चले कि परफेक्शन क्या है, और अगर बाद में करें तो मिस्टेक ना हो। बिल्कुल। उसके बाद बॉडी थोड़ी रिदम में आ गई। 3 एक्सरसाइजेज आप 3 सेट्स आपने करने हैं 3 एक्सरसाइजेज के साथ, लेकिन आपने 3 सेट्स करने हैं 15 सेकंड का जो गैप है, ताकि बॉडी जो है ना रिदम में आ जाए। अब मेन एक्सरसाइज, क्योंकि कंपाउंड मसल एक्सरसाइज करनी है 10 to 15 मिनट एक्सरसाइज, जिससे बॉडी रिदम में आ जाए। पाँव की पोजीशन को आगे एक कर ले, राइट एंड लेफ्ट अप टू यू, कोई कंपल्सरी नहीं है। देन लंजेस आपने करने हैं, हाथ आप चाहे बैक पे रख लें, स्ट्रेट रख लें, इस तरह फुली स्ट्रेट रख लें, देन डाउन। स्लो डेमो में फर्स्ट। अब इसमें कंसंट्रेशन ये है कि आपने अपर बॉडी को भी बिजी रखा है, कंसंट्रेशन है, और लोअर बॉडी जो है एक्टिवेट हो रही है, जिसमें ग्लूट्स, हैमस्ट्रिंग। अब हिप बढ़ जाए तो उसके लिए बेस्ट एक्सरसाइज है, हैमस्ट्रिंग बड़े हों तो उसके लिए बेस्ट एक्सरसाइज है। लेकिन फर्स्ट बिगनर के लिए बड़े स्लो रिदम में आपने करना है। 1, अगर ना लगे तो आप किसी भी चीज की सपोर्ट ले सकते हैं, चेयर पास रख सकते हैं। 2, 3, 4, 5, 10 ईच साइड। 3 एक्सरसाइजेज आपने करनी है। अब उसके बाद आप जरा थोड़े और एक्टिवेट हो जाए, क्योंकि बॉडी रिदम में आ चुकी है। क्योंकि बॉक्सिंग बैग तो नहीं होगा, लेकिन सेम लाइक इमेजिनेशन, आपने एक रिदम में पाउंड को जो है ना स्टेप अप करें स्पीड में। देन वाटर बॉटल ले सकते हैं, नहीं तो विदाउट भी चलेगा। 1 मूवमेंट, 1 ये स्लो मोशन में, 2, 3, 4 ट्राइसेप फ्लैबी आर्म्स के लिए मूव स्पीड से करेंगे तो आपके रिब्स एरिया भी। थर्ड जो मसल्स है वो है लोअर पोर्शन, जिसको आपने बिजी रखा है। 1, 2, 3, 4, 5, 6। जैसे बिल्कुल स्ट्रेट आप कर रहे हो, इस तरह आप करोगे तो आपके बाइसेप मसल्स, ट्राइसेप मसल्स जो है ना टोन अप होंगे। इसके बाद आपने स्विच करना है रिदम से। 10 ईच साइड आपने कर लिया। देन नी अप, एक साइड जो बैक पे है उस लेग को। 1, 2, 3, 4। ये वो एक्सरसाइजेज है जो इफेक्टिव हैं और जिनके 110% रिजल्ट है, लेकिन रिदम के साथ। अच्छा, दूसरा मुझे टाइम बता दें, क्योंकि लोगों के लिए टाइम ज्यादा मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। ये तमाम एक्सरसाइजेज जो है, इनको टाइम कितना देना है आप? खाने के लिए टाइम है, ट्रेनिंग के लिए टाइम क्यों नहीं है? ये तमाम ट्रेनर जो हैं वो ऐसे ही ट्रीट करते हैं, लेकिन हमने ऑफिस भी तो जाना है। टाइम बताइए हमें कितना टाइम? 10 मिनट्स। जो एक्सरसाइज मैंने आपको बताई कंपाउंड मसल एक्सरसाइज है, टारगेट एक मसल का नहीं है। कंपाउंड मसल एक्सरसाइज में फुल बॉडी वर्कआउट है, जिसको मैंने एक रिदम में रखा है। सिर्फ आपको बताने के लिए मैं स्लो हूं, वरना अगर मैं करवाता तो थोड़ा स्पीड से करवाता। फर्स्ट आपने स्ट्रेट आपने किया विदाउट ब्रेक, ब्रेक नहीं लेनी। फिर उसके बाद 1 लेग बैक, देन मूव फॉरवर्ड। 1, 2। अच्छा, मैं यहाँ पर रहमान तो एक्सरसाइज करके बता रहे हैं, इंडोर एक्सरसाइजेस पे हम बहुत फोकस कर रहे हैं स्मोक की वजह से, क्योंकि लोग परेशान हैं। बाहर जिम उस तरह से जाना या फिर वॉक के लिए जो लोग बाहर जाते थे, तो ये मकसद भी नाज़िन ये है कि इंडोर एक्सरसाइजेस घर रह के ये आप आसानी से कर सकते हैं, लेकिन आपने ये करनी है, कंटिन्यू रखना है। बीच में करके छोड़ भी देते हैं ना कुछ लोग। नहीं, कोई बात नहीं, इतने मैं कह ले कि स्ट्रिक्ट नहीं हूँ। 3 डेज मस्ट आप करें। और आप ये देख लें कि ये वर्कआउट आपको एक नॉर्मल एरिया आपको चाहिए। ये नहीं कि अच्छा हमारे पास नहीं है, अब मैं क्या करूं, सारा कुछ थोड़ी सी जगह पे आप फुल बॉडी वर्कआउट आप कर सकते हैं। और घर में रह के जाहिर बात है आप बाहर जाएंगे, ब्रीदिंग सर्कुलेशन में भी फर्क आएगा, इरिटेशन सी रहती है गले में, तो उसके लिए बेस्ट ये है कि 10 मिनट्स परफेक्ट आप अपना लाइफ के बाकी काम भी करें, लेकिन सेहत सबसे पहले, क्योंकि सेहत होगी तो काम चलेगा सारा। बिल्कुल आपने सही कहा, बिल्कुल आपने सही कहा। अब इसको आपने रिदम से करना है, वो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट एक्सरसाइज, स्ट्रेट फुट पोजिशन, शोल्डर लेवल वाइड। इसको मैं साइड पोजिशन से दिखाता हूं ताकि आपको पता चले। काफ मसल्स, हैमस्ट्रिंग मसल्स, किसी भी मशीन की जरूरत नहीं है। काफ मसल्स हम अपनी लेग को टोन अप कर सकते हैं। हील अप, 1, 2, 3,
4 5। हील फ्लोर पर टच ना हो, क्योंकि जैसे आप टच करोगे आप दोबारा पंप कर रहे हो। अच्छा, मैं रहमान चाहूंगी दोबारा करके बता दे, क्योंकि जाफर साहब को हमने कहा थोड़ा सा क्लोज कर दे ताकि प्रॉपर आपकी फुट पोजीशन क्या होनी चाहिए वो मोस्टली होता है कि अपर बॉडी का सारा वेट हमारा लेग पे है। लेग स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, चाहे वो मेल है, चाहे वो फीमेल है, चाहे वो टीनेजर है, यंग एज, किसी भी एज में लोअर पोर्शन को स्ट्रांग करना बहुत जरूरी है। काफ मसल, हैमस्ट्रिंग मसल, ग्लूट्स मसल को शेप अप करने के लिए काफ मशीन होती है, लेकिन ये बॉडी वेट के साथ हमने करना है। आप स्लो मोशन में मैं दिखाता हूं। 1, मैंने हील टच नहीं की। 2, ये बहुत मुश्किल है सीरियसली। नो, आप किसी भी चीज की सपोर्ट ले सकते हैं। चेयर आगे रख ले, उसको आप होल्ड कर सकते हैं। बिगिनर्स के लिए ये है कि आप सपोर्ट वॉल सपोर्ट ले सकते हैं, वॉल सपोर्ट के साथ आप कर सकते हैं। 4, क्योंकि मुझे तो अब जैसे वार्म अप स्टार्ट है तो आप मुझसे जिस तरह का मर्जी वर्कआउट करवा लें। 7, 8, 15 रैप्स, 3 सेट्स, 15 सेकंड की ब्रेक। इसको आपने रिदम से करना है। किसी भी आप टर्न अप करना चाह रहे हैं, वेट गेन करना चाह रहे हैं, लूज करना चाह रहे हैं, लोअर पोर्शन को स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी है। जी, तो ये वो जबरदस्त टिप्स थी जो कि रहमान ने आपके साथ शेयर की हैं। आई होप कि ये एक्सरसाइज दिखाने का मकसद भी होता है ताकि इंडोर जो कि हम बार बार फोकस कर रहे हैं कि अगर बाहर नहीं आप जा सकते हैं तो आप घर रह के अपने आप को फिट रख सकते हैं। थैंक यू सो मच रहमान। इंशाल्लाह आने वाले प्रोग्राम में आपको मदद करते रहेंगे और टिप्स आपसे हम लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, इसी के साथ ही प्रोग्राम का वक्त पहुंचा है अपने इख्तिताम को। आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो कल सेम टाइम पे मुलाकात होगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।